हेलो फ्रेंड्स, ट्रू क्राइम हिंदी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है भारत की सबसे डरावनी सच्ची घटनाओं में से एक, निठारी कांड। सोचिए एक ऐसा घर जहां रोज बच्चे खेलते थे, जहां लोग नौकरी मांगने आते थे और उसी घर के पीछे छुपा था मौत का सबसे भयानक सच। नोएडा सेक्टर 31। गुमशुदा बच्चों की कहानियां, पुलिस की लापरवाही और गरीब परिवार जिनका कोई सुनवाई नहीं था। यहाँ बच्चे गायब होते थे और फाइलें बंद हो जाती थी। एक बड़ा सा घर, बाहर से सभ्य, अंदर से खामोशी। नौकर, डॉक्टर, हाई प्रोफाइल संपर्क। उस घर से बदबू आती थी, पर किसी ने दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं की। नाले से मिले कंकाल, खोपड़ी, कपड़े, डीएनए टेस्ट, मीडिया का दबाव। तो आज की कहानी है निठारी कांड। नोएडा उत्तर प्रदेश का एक आधुनिक शहर है। ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें और इन्हीं सब के बीच बसा हुआ है सेक्टर 31। दिन में यहाँ इलाका बिल्कुल सामान्य लगता था। बच्चे स्कूल जाते थे, मजदूर काम पर निकलते थे और शाम को गली मोहल्ले में खेल कूद की आवाजें गूंजती थी। लेकिन इसी सेक्टर में धीरे धीरे कुछ ऐसा हो रहा था जिस पर किसी ने समय रहते ध्यान नहीं दिया। एक एक करके बच्चे गायब होने लगे। कभी कोई लड़का तो स्कूल से लौटा ही नहीं, और कभी कोई लड़की जो सब्जी लेने निकली और फिर नहीं दिखी। शुरुआत में लोगों ने सोचा शायद कहीं चली गई होगी, शायद काम की तलाश में या किसी रिश्तेदार के यहाँ। लेकिन जब तीसरा, चौथा और पांचवा बच्चा भी गायब हुआ तो डर ने पूरे सेक्टर को जकड़ लिया। माए रात रात भर जागने लगी। पिता हर आने जाने वाले चेहरे को शक की नजर से देखने लगे। और पुलिस की लापरवाही। गरीब परिवार थाने पहुंचे, हाथ जोड़कर बोला, साहब हमारा बच्चा नहीं मिला। लेकिन जवाब अक्सर एक जैसा होता था, भाग गया होगा, 2-4 दिन में लौट आएगा। पहले भी तो ऐसे मामले हुए हैं। कोई एफआईआर नहीं, कोई गंभीर जांच नहीं। फाइलें खुलती और बिना पढ़े बंद हो जाती। ये वो लोग थे जिनकी आवाज सत्ता के गलियों तक नहीं पहुंचती। मजदूर, घरेलू कामगार, झुग्गियों में रहने वाले परिवार। न मीडिया उनके साथ था, न सिस्टम। एक माँ ने रोते हुए कहा था, अगर मेरा बच्चा अमीर होता तो क्या आज भी यह गायब रहता? लेकिन उस सवाल का कोई जवाब नहीं था। और इसी चुप्पी के बीच सेक्टर 31 में एक ऐसा घर था जहां लोग नौकरी मांगने जाते थे, लेकिन बाहर बहुत कम लोग ही लौटते थे। असल कहानी अब शुरू होने वाली थी। सेक्टर 31 की उन्हीं गलियों में एक घर था, घर नंबर D51। बड़ा सा मकान, ऊंची दीवारें, लोहे का गेट। बाहर से देखने पर वह किसी अमीर सभ्य परिवार का घर लगता था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ इस घर में आगे चलकर भारत के सबसे डरावने अपराधों का केंद्र बनेगा। उस घर में लोग नौकरी मांगने आते थे। कोई कहता काम मिल जाएगा, कोई कहता साहब बच्चे के लिए कुछ मदद चाहिए। और कई बार लोग इस घर के अंदर जाते थे, लेकिन सब वापस नहीं आते थे। पड़ोसियों ने कई बार कुछ अजीब बातें नोटिस की। कभी रात में घर में अजीब सी आवाजें आती थी, कभी तेज बदबू महसूस होती थी। लेकिन हर बार खुद को यही समझाया गया, शायद कुत्ता मरा होगा, शायद सीवर की बदबू है। किसी ने पुलिस को गंभीरता से नहीं बुलाया। सेक्टर 31 के लोग इस घर के बारे में बात करने से डरते थे। क्यों? क्योंकि उस घर का मालिक साधारण आदमी नहीं था। उसके संबंध थे, उसकी पहुंच थी, और यही वजह थी कि D5 के दरवाजे पर कभी सही मायनों से कानून की दस्तक नहीं थी। लेकिन कहते हैं कि हर अपराध एक गलती छोड़ता है। एक दिन घर के पीछे के नाले में कुछ ऐसा मिला जिसे देखकर स्थानीय लोग सन्न रह गए। कुत्ते कुछ खींचकर नाले के बाहर ले आए थे, और जब लोगों ने ध्यान से देखा तो समझ आया
यह किसी जानवर का नहीं। इस बार बात छुप नहीं सके। लोग इकट्ठा हुए, मीडिया को खबर मिली और मजबूरी में पुलिस को घर नंबर D5 के पीछे जांच करनी पड़ी। नाली की खुदाई शुरू हुई और जो निकला उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये सिर्फ एक लाश नहीं थी, ये शुरुआत थी। घर नंबर D5 के पीछे एक सकरा सा नाला था। सालों से वहां गंदा पानी बहता रहता था। रोज लोग उसके पास से गुजरते रहे। किसी ने कभी नहीं सोचा था किसी नाले में मौत दबी हुई है। खुदाई की शुरुआत हुई और जब पुलिस ने नाले की खुदाई शुरू करवाई तो शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था। कीचड़, गंदगी, टूटी हुई ईंटें। लेकिन अचानक एक पुलिसकर्मी रुक गया। उसके हाथ में कुछ अजीब सा था। वह मिट्टी नहीं थी, वह पत्थर नहीं था, वह एक हड्डी थी। एक हड्डी, फिर दूसरी, फिर कई। जैसे जैसे खुदाई बढ़ी वैसे वैसे हड्डियां निकलती गई। खोपड़ी, पैर की हड्डी, हाथ की हड्डी। अब शक नहीं रहा, ये कोई दुर्घटना नहीं थी, ये कोई एक मौत नहीं थी, यह कई हत्याओं का कब्रिस्तान था। भीड़ में खड़े एक माँ अचानक चिल्लाई, ये मेरे बच्चे की शर्ट है। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू नहीं, मानो खून बह रहा। एक एक करके और भी परिवार सामने आए। किसी ने चप्पल पहचानी, किसी ने फ्रॉक, किसी ने स्वेटर, और दो पल शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अब मामला पारिवारिक स्थानीय नहीं रह गई थी। फॉरेंसिक टीम आई, DNA टेस्ट हुआ। रिपोर्ट जो कहा उसने पूरे देश को हिला दिया। ये बच्चे अलग अलग परिवारों के और इनकी मौत अलग अलग समय पर हुई है। मतलब साफ था, यह सिलसिला कई महीनों से नहीं सालों से चल रहा था। अब कैमरे आ चुके थे, माइक उठ चुके थे, हर चैनल एक ही सवाल पूछ रहा था, इतने बच्चे कैसे गायब हुए और किसी ने कुछ क्यों नहीं किया? और जवाब में सिस्टम खामोश था। यही से इस केस को नाम दिया निठारी कांड। एक ऐसा नाम जो आज भी सुनते ही रूह कांप उठती है। लेकिन सवाल अभी भी बाकी थे, किसने किया, क्यों किया और कैसे इतने समय तक सबकी नजरों से बचा रहा। और असली चेहरा अब सामने आने वाला था। नाले से कंकाल निकलने के बाद पुलिस के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। सवाल सीधा था, जब लाशें इसी घर के पीछे मिली है तो शक भी इसी घर से शुरू होगा। और इसी के साथ पुलिस की नजर गई घर नंबर D5 के अंदर रहने वालों पर। घर में सबसे पहले जिसने हिरासत में लिया गया हुआ था वहां काम करने वाला नौकर सुरेंद्र कोहली। देखने में एकदम साधारण, न कोई खास पढ़ाई, न कोई बड़ा रुतबा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो सवाल खड़े करता था। पुलिस स्टेशन का कमरा और एक टेबल, एक कुर्सी और सामने बैठा हुआ आदमी। शुरुआत में उसने सब नकार दिया, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो सिर्फ नौकर। लेकिन जैसे जैसे सबूत सामने रखे गए उसका चेहरा बदलने लगा। कई घंटों की पूछताछ के बाद धीमी आवाज में कहा, हाँ मैं जानता हूँ ये बच्चे कहाँ गए। कमरे में सन्नाटा छा गया। पुलिस अधिकारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, क्योंकि अब वह साफ था यह कोई घटना नहीं थी, यह एक सिलसिला था। अब सवाल उठता है कि क्या ये सब एक नौकर अकेले कर सकता था? पुलिस की नजर गई घर के मालिक पर, मोनिंदर सिंह पंडेर, एक पढ़ा लिखा विदेश में काम कर चुका व्यक्ति, बाहर से सम्मानित, लेकिन अब वह भी पूछताछ के घेरे में था। कबूलनामे और घर के अंदर के सबूत और फॉरेंसिक रिपोर्ट सब एक ही दिशा में इशारा कर रहे थे। ये अपराध एक दिन में नहीं हुए, सालों की चुप्पी का नतीजा है। टीवी पर बस एक ही खबर, नोएडा का खौफनाक सच, नौकर या मास्टरमाइंड, कौन है असली दोषी? पूरे देश सवाल पूछ रहा था, लेकिन जवाब अभी भी अधूरा था, क्योंकि अब अदालत में सिर्फ आरोप नहीं सबूत बोलने वाले थे। सच का अगला अध्याय कोर्ट रूप में लिखा जाना था। नाले से मिले कंकालों का सबूत माना गया,
भावनाएं एक तरफ थी, लेकिन अदालत में सिर्फ वही चलता है जो साबित किया जा सके। हड्डियां अलग अलग पैकेटों में रखी गई, हर हड्डी को एक नंबर दिया गया, हर कपड़े की एक पहचान। फॉरेंसिक टीम ने एक एक सबूत को ध्यान से देखा और शुरुआती रिपोर्ट में ही संकेत दे दिया। ये सभी अवशेष एक ही समय के नहीं, मतलब साफ था, मौतें अलग अलग दिनों में हुई थी। अब सबसे अहम सवाल, ये बच्चे किसके हैं? डीएनए सैंपल माँ बाप के लिए गए और हड्डियों से भी। जब रिपोर्ट आई तो कई परिवार जमीन पर बैठकर रो पड़े, क्योंकि अब इंतजार खत्म हो गया था। वह आपका बच्चा है, किसी फैसले से कम नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ कहा, मौतें हिंसक थी, पीड़िता की उम्र ज्यादातर कम थी, शरीर के साथ जानबूझकर क्रूरता की गई थी। इस रिपोर्ट में कबूलनामे को मजबूत कर दिया। कबूलनामा, फॉरेंसिक रिपोर्ट, डीएनए पहचान, घटना स्थल की पुष्टि, हर चीज एक ही कहानी कह रही थी। यह कोई अफवाह नहीं, यह एक संगठित अपराध था। अब अदालत के सामने दो नाम थे, सुरेंद्र कोहली, मोनिंदर सिंह पटेल। और सवाल, कौन से सिर्फ मोहरा था और कौन उसका मास्टरमाइंड? मीडिया ट्रायल तेज हो चुका था, लोग सड़कों पर पूछ रहे थे, इतने सबूत होने के बाद भी पुलिस पहले क्यों नहीं जागी? यह सिर्फ एक क्राइम केस नहीं रहा, यह सिस्टम की नाकामी का आईना बन चुका था। फैसला होना बाकी था। क्या सबूत कानून की कसौटी पर खड़े उतर पाएंगे? क्या अगला अध्याय कोर्टरूम ड्रामा है? अब मामला सड़क से सीधे अदालत तक पहुंच चुका था। भीड़ भाड़ थी, कैमरे चालू थे और अंदर कानून अपना काम करने वाला। अदालत पे चार्जशीट पढ़ी गई, लाइन दर लाइन ये वो सब दर्ज था जो महीनों की जांच से सामने आया था। गुमशुदा बच्चों की सूची, फॉरेंसिक रिपोर्ट, डीएनए मैच, कबूलनामे, घटनास्थल के सबूत, हर पन्ना एक परिवार की टूटी उम्मीद की गवाही दे रहा था। सरकारी वकील ने कहा, यह कोई अचानक हुआ अपराध नहीं, यह एक लंबे समय तक चलता रहा सिलसिला है। उन्होंने सबूतों को एक एक करके जज के सामने रखा और सबूत के साथ अदालत में सन्नाटा और गहरा होता गया। दूसरी ओर बचाव पक्ष कई सवाल उठाए, जांच में देरी, पुलिस की शुरुआती लापरवाही, कुछ सबूतों पर संदेह। उनका तर्क था, अगर सिस्टम पहले जाग जाता तो सच्चाई पहले सामने आती। लेकिन यह सवाल यह नहीं कि गलती किसकी थी, सवाल था क्या अपराध साबित होता है? अदालत में माएं आई, पिताएं आए, किसी ने कपड़ा पहचाना, किसी ने चप्पल। उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द साफ थे, ये मेरे बच्चे की चीज है। अदालत में कई बार कार्रवाई रोकनी पड़ी, क्योंकि यह सिर्फ कानूनी केस नहीं था, यह इंसानों की त्रासदी थी। लंबी सुनवाई, भारी इंतजार, महीनों में बदल गए। हर तारीख एक नई उम्मीद और नया डर लेकर आती थी। बाहर लोग पूछते, फैसला कब आएगा? लेकिन अदालत जल्दबाजी नहीं करती। आखिरकार वह दिन आया, जज ने फैसला पढ़ा। अदालत ने यह अपराध मानवता के विरुद्ध है, सबूत कानून की कसौटी पर खड़े उतरे। फैसले के शब्द कठोर थे, अदालत दोष सिद्ध माना और सजा सुनाई। टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज बना, सड़कों पे लोग खामोश, कुछ बोले इंसाफ हुआ, कुछ ने कहा यह देर में मिला इंसाफ है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अंत में एक सवाल आज भी बाकी है, क्या इस त्रासदी ने हमें कुछ सीखा? अदालत का फैसला कागज पर उतर चुका था, कानून ने अपना काम किया, लेकिन कुछ सवाल अब भी हवा में। क्या सजा खोए हुए बच्चों को वापस ला सकती है? अदालत दोषी सिद्ध होने पर कड़ी सजा सुनाई। यह फैसला कानूनी तौर पर अंत था, लेकिन मानवीय तौर पर नहीं, क्योंकि जिन घरों में दरवाजे बंद हुए थे वे आज भी खुले नहीं। कई माएं आज भी उस गली में रहती है, हर शाम सूरज ढलते उनकी नजर दरवाजे पर टिक जाती, मानो अब भी किसी कदमों की आहट आ जाएगी। एक पिता ने कहा, हमें इंसाफ मिला पर चैन नहीं। यह वाकई इस पूरे केस का सबसे सच्ची गवाही है। यह कहानी सिर्फ अपराधियों की नहीं, यह कहानी है देरी से जागने वाले सिस्टम की, अनसुनी आवाजों की, गरीब होने की सजा भुगतने वालों की। अगर पहली शिकायत पर ध्यान दिया जाता, अगर हर बच्चे को बराबर समझा जाता, तो शायद इतनी कब्र ना बनती।
यह केस हमें सिखाता है हम गुमशुदगी को हल्के में ना लें। गरीब की शिकायत भी उतनी ही जरूरी है। अपराध को ताकत देती है हमारी चुप्पी। अपराध अक्सर अंधेरे में नहीं पलता, वह हमारी खामोशी में बड़ा होता है। नोएडा सेक्टर 31 आज भी मौजूद है। घर नंबर D5 आज भी खड़ा है, लेकिन वहां कोई मासूम हंसी नहीं गूंजती। यह कहानी खत्म नहीं होती, ये चेतावनी बन जाती। यह वीडियो सिर्फ जानकारी और जागरूकता के उद्देश्य से बनाया गया है, किसी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करता। तो आपको ये कैसा लगा हमें बताइएगा, और मेरी वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये पसंद आया तो हमें सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।